नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास 1। और जो टॉपिक है हमारा वो है नवग्रह अर्थात ग्रह अर्थात प्लैनेट्स। ठीक है, तो आप सभी को सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये ज्योतिष शास्त्र सीखने में आपको कोई भी है ना जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे कर कर सीखिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ सीखने के चक्कर में और जल्दी सीखने के चक्कर में हम मानसिक तनाव में इतने ज़्यादा आ सकते हैं कि हम जो भी सीख रहे हैं वो भूलते ही जाए। तो इसीलिए सबसे पहले तो मेरा अनुरोध है कि आप अपने पास एक पानी का ग्लास रखें और धीरे धीरे पानी पीते जाएं और जो भी मैं कह रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लें। तो कृपया एक बुक और पेन अपने साथ रखें और धीरे धीरे सभी विषयों को सुने और लिख लें। तो जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा क्लास है वो है नव ग्रहों के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं ग्रह क्या है। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यकता है ग्रह का अभिप्राय है कोई पिंड। ठीक है, वो किसी भी आकार में किसी भी रूप में हो सकता है। अब अंग्रेजी में अगर हम कहेंगे तो वो प्लैनेट्स ही होगा अगर उसको हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो। अब प्लैनेट्स देखा जाए तो अंग्रेजी में या साइंस जो कहता है वो क्या है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ठीक है, तो यही है। लेकिन बाकी के जैसे कि सन हो गया उसको वो स्टार कहता है और मून जो है उसको सैटेलाइट कहता है। और राहु केतु तो दिखाई नहीं देते हैं साइंस में। ठीक है, अगर आप स्पेस में जाओगे। लेकिन फिर भी हमें ज्योतिष शास्त्र जो कि वेदों का 6वां अंग है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र को वेदों का 6वां अंग कहा गया है। तो आपको जो भी वहां पर बताया गया है, जो भी वहां पर लिखा गया है, तो उसको मानना होगा और उसको समझना होगा। तो क्यों मानना होगा? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ग्रह का अभिप्राय होता है पिंड। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो दृश्य भी हो सकता है, वो अदृश्य रूप में भी हो सकता है। तो सूर्य भी एक तरह से वो पिंड ही है और चंद्रमा भी एक तरह से पिंड ही है। तो हम उसे पिंड मानकर चलते हैं। तो सूर्य और चंद्र उनको केवल एक राशि ही दी गई है। ठीक है, मैं आपको वो आने वाले जो हमारे क्लासेस रहेंगे राशिफल में उसमें हम बताएंगे कि किसको कौन कौन सी राशियां दी गई है और उनका क्या तत्व है। तो सबसे पहले चलिए अब हम जानते हैं पहला ग्रह जो है सूर्य ग्रह। ठीक है, सूर्य ग्रह। अब सूर्य ग्रह को हम क्या मानेंगे? सूर्य ग्रह को मानेंगे हम हमारी आत्मा। माने जो हमारी आत्मा है वो सूर्य ग्रह है। अगर किसी व्यक्ति की चरित्र को देखना हो, उसके कॉन्फिडेंस को देखना हो, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि सूर्य ग्रह कैसे है कुंडली में। ठीक है, कुंडली तो हम देखेंगे। अभी आप चिंता मत करिए कि कुंडली किस तरह से देखना है, सूर्य कहाँ पर बैठा होगा तो कैसे देखना है, ये सब हम धीरे धीरे करके जानेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि सूर्य जो है वो हमारी आत्मा का प्रतीक है। अब ये आत्मा तो हो गया और उसके साथ ही साथ मनुष्य के शरीर में अलग अलग नवग्रहों को स्थान दिया गया है। जैसे सूर्य जो है हमारे यहाँ पर, इसे हम सूर्य कहेंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं पर यह भी कहा गया कि जो हमारे नेत्र हैं, दो आंखें जो है वो सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक है। लेकिन जो उनका तेजस्विता है वो तो रहेगा ही रहेगा सूर्य का, क्योंकि आत्मा से ही हमारा शरीर चलता है। अगर आत्मा ना हो तो ये सारा का शरीर व्यर्थ होगा। इसके अंदर जितने भी तत्व है सारे बाकी ग्रहों के, वो सब काम नहीं करेंगे। इसीलिए सूर्य को कहा गया है
राजा। ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा, सूर्य को राजा नाम से संबोधित कहा गया है। अब जिस किसी की भी कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छा होगा, उसे सूर्य ग्रह के अच्छे गुण मिलेंगे, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा, गवर्नमेंट के साथ और जो भी उच्च अधिकारी है जहाँ पर वो काम करता है तो उनके साथ अच्छे संबंध बने हुए रहेंगे। और अगर सूर्य ग्रह कुंडली में बुरा फल देगा तो वहां पर उसके विपरीत फल देखने को मिलेंगे, जैसे कॉन्फिडेंस में कमी होगी और जो भी व्यक्ति उच्च अधिकारी है उनके साथ आपका तालमेल नहीं बनेगा। तो ये सूर्य ग्रह के लक्षण हमने जाने हैं और सूर्य ग्रह के बारे में एक छोटा सा मैंने आपको परिचय दिया है। चलिए अब चलते हैं दूसरे ग्रह के बारे में जानेंगे, जो कि है चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा जो है, हाँ, चंद्रमा से बताने से पहले मैं सूर्य ग्रह का दिन आपको बता देता हूं, वो है रविवार। ठीक है, रविवार जो है वो सूर्य ग्रह का वार होता है, हमारे जो भी वार होते हैं उनमें, और अंग्रेजी में संडे कहते हैं। तो चंद्रमा का जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मून, तो वो हो गया मंडे। ठीक है, सूर्य को अगर हम राजा कहते हैं तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन, हृदय। ठीक है, तो चंद्रमा और क्या है? चंद्रमा जितना भी आप धरती पर पानी देखेंगे सारा का सारा, वो सारा का सारा पानी चंद्रमा ही है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के भीतर भी आपने जाना होगा साइंस में कि पानी मौजूद रहता है हमारे शरीर में, तो वह सारा का सारा पानी भी चंद्रमा ही कहलाएगा। तो चंद्रमा हमारे शरीर का पानी हो गया और चंद्रमा हो गया है हमारे शरीर में मन का प्रतिनिधित्व। अब चंद्रमा अगर शुभ स्थानों पर और शुभ लक्षणों से युक्त जन्म कुंडली में है तो ऐसे व्यक्ति का शरीर का पानी का कोई भी दोष उसको नहीं सताएगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोगों के शरीर में पानी भर जाता है ना, तो वो अशुभ चंद्रमा का फल है। तो आपको क्या करना होगा? आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका चंद्रमा अगर अशुभ है तो उसको शुभ करना है। जिसका चंद्रमा कमजोर होगा उसका मन भी कमजोर होगा। अर्थात मन कमजोर का मतलब या तो वो छोटी छोटी परिस्थितियों से बिल्कुल डर जाएगा या फिर वो बहुत ही दयालु स्वभाव का होगा, बहुत ही कृपालु। उसे माने ऐसे कह सकते हैं कि बेवकूफ बनाना बहुत आसान होगा। अर्थात अगर हम उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो उसको बहुत आसानी से उसका फायदा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मन बहुत ही कमजोर है। ठीक है, वो बहुत करुणा से भरपूर है। याद रखिए, सुनने में बड़ा विचित्र दिख रहा होगा, करुणा ऐसी चीजें तो बहुत ही शुभ वाले लक्षण है, लेकिन ये व्यक्ति को फंसाते हैं, व्यक्ति का नुकसान करवाते हैं अशुभ चंद्रमा होने पर। लेकिन शुभ चंद्रमा होने पर क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का जो मन होगा वो आसानी से किसी के वशीभूत नहीं होगा। उसे पता होगा, वो सुनेगा सबकी और धीरे धीरे करके चीजों को समझकर वो अगर सही लगेगा तो उसकी सहायता करेगा और उसे लगेगा कि नहीं इससे मेरा अशुभ होगा तो वो उसकी सहायता नहीं करेगा। तो यह है शुभ लक्षण। तो चंद्रमा का ये हमें ध्यान रखना होगा। और चंद्रमा को क्या उपाधि दी गई है? चंद्रमा को अगर सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी की उपाधि दी गई है। सूर्य अगर पिता है तो चंद्रमा हमारी माँ की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो आशा है चंद्रमा के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले ग्रह के ऊपर, जो कि है मंगल, और इसे कहा गया है मार्स। तो
मंगल, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि घर में मांगलिक कार्य हो रहा है, मंगल ग्रह प्रतिनिधित्व करता है उसका। और अगर हम दिनों में अगर हम देखेंगे तो मंगल ग्रह का दिन हो गया है ट्यूसडे। देखिए कितना सीधे सीधे एक सीरियल ऑर्डर में सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो मंगल ग्रह जो है वो ट्यूसडे से संबंधित है और हिंदी में उसे कहते हैं मंगलवार। मंगल का वार होने के लिए मंगलवार, ठीक है। मंगल को भौम शब्द से भी प्रयोग में लेकर आते हैं। मंगल ग्रह जो है वो धरती का पुत्र कहलाया है, माने हमारी जो धरती है उसके पुत्र कहलाए हैं। अगर आप उज्जैन क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर मंगलनाथ मंदिर आपको मिलेगा, जो कि मंगल ग्रह के अशुभ फलों से सुरक्षा या अशुभ फलों को नष्ट करने के लिए वहां पर पूजा की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि महादेव के अंश से जब धरती का समागम हुआ तो उसी क्षेत्र से वहां पर मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी, जो कि बाद में आकाश में स्थापित कर दिया गया है, अर्थात स्पेस में वो मंगल ग्रह है। और बड़े विचित्र की बात है, अगर आप मंगल ग्रह पर जाओगे तो आप देखोगे कि धरती का वो वाला क्षेत्र जहाँ पर मंगलनाथ मंदिर है, वहाँ से जुड़े हुए जो भी अणु है वो मंगल ग्रह पर भी वही अणु मिलेंगे, वही पार्टिकल्स मैच करते हैं। तो इस तरह से मंगल ग्रह को धरती पुत्र, भौम और मंगल ये नामों से कहकर हम संबोधित करते हैं। वैसे अलग अलग और क्षेत्रों में अगर हम जाएंगे, जैसे तेलुगु में अगर हम कहेंगे तो कुजुड़ू, इस तरह से उनको बुलाते हैं। और अन्य भाषाओं में अलग अलग नाम भी दिए हुए होते हैं। तो मंगल ग्रह हमारे शरीर में क्या प्रतिनिधित्व करता है? मंगल ग्रह हमारे शरीर में प्रतिनिधित्व करता है वीरता का, ठीक है, वीरत्व। और बिना मंगल ग्रह के हमारे शरीर में, माने आप समझे कि जीवित रहना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह प्रतिनिधित्व करता है हमारे शरीर में मौजूद रक्त को, अर्थात हमारे शरीर में जितना भी खून है सारा का सारा खून मंगल ग्रह से ही संबंधित है। तो कितना महत्वपूर्ण है। सोचिए आपके शरीर से सारा खून निकाल दिया जाए तो क्या होगा? आपका सारा का सारा शरीर सफेद पड़ जाएगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और मंगल वीरता का प्रतीक है। ये मैं वीरता से संबंधित जो बात बताऊंगा उससे पहले हम रक्त का ही बारे में बात करेंगे। जिसका मंगल शुभ होगा उसका शरीर का रक्त अच्छा होगा, और जिसका अशुभ होगा, ऐसे हो सकता है कि उसको हाई बीपी हो या लो बीपी हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर, खून, तो दोनों भी संबंध वहां पर हो सकते। तो इसलिए क्या कहते हैं हम, संबंधों को अच्छा रखना है, मीठी वाणी बोलना है। अगर कोई बहुत ज्यादा ऊंचे आवाज में बात करता है तो क्या होगा? तो उसका हाई बीपी हो जाएगा। अगर रिश्ते खराब करके चिल्ला चिल्ला कर बात करेंगे तो मंगल ग्रह खराब हो जाएगा हाई बीपी होने के कारण। और वहीं पर अगर आप बहुत ही ज़्यादा एकदम धीमे हैं, आप अगर व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, आपके शरीर में आलस्य अधिक है और आप में तेजता नहीं है, ठीक है, ऊर्जा नहीं है, तो क्या होगा? लो बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो काम करेगा, तो भी मंगल खराब। तो इसलिए मंगल को ठीक रखना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बिना मंगल के आप जीवित नहीं रह सकते। तो वीरता भी आवश्यकता है। वीरत्व कहाँ दिखानी है और कहाँ नहीं दिखानी है वो भी हमें ध्यान रखना होगा। सोचिए, अब आप सोचेंगे वीरता माने हमारे अंदर तो बहुत वीरता है, डाकू चोर डाकुओं में भी बहुत वीरता है। तो आप सोचिए चोर डाकुओं की हालत क्या होती है, वहां पर अंत में मृत्यु कैसी होती है? या तो पुलिस वालों से मरेंगे या फिर वो ऐसी जगह पर मरेंगे जहां पर उनके सगे संबंधी रहे ना। तो ऐसी वीरता क्या है? ये अशुभ मंगल का लक्षण है। और जो सैनिक लोग युद्ध के मैदान में वीरता दिखाते हैं वो शुभ मंगल के लक्षण है।
तो मंगल को आप लोगों ने अभी जाना है, आशा है आप सभी को समझने आया है। ये केवल परिचय मात्र है और अधिक हम आने वाले समय में जानेंगे। अब हम जानेंगे हमारे अगले ग्रह जो है बुध ग्रह, जिसे हम मर्क्यूरी कहते हैं, और इनका वार है बुधवार। अंग्रेजी में हम इसे वेडनेसडे कहकर बुलाते हैं। अब शरीर में हमारे बुध ग्रह किसका प्रतिनिधित्व करता है? शरीर में बुध बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। जिसकी बुद्धि खराब, उसका शरीर सारा जीवित होते हुए भी व्यर्थ है। आप सोचिए, आपका बुद्धि जो है, मस्तिष्क, वो काम करना अगर बंद कर दे, बुद्धि अगर काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो फिर आप कोमा में चले जाओगे, और कोमा में अगर चले जाओगे तो क्या आप चल फिर पाओगे? आप किसी से बातचीत कर पाओगे? संभव ही नहीं है। आप जीवित तो हो, लेकिन सारा का सारा बेकार। हमारा जो सारा नर्वस सिस्टम जितना भी नर्वस सिस्टम है, वो सब बुध ग्रह है। अगर मंगल खून है, तो जो खून दौड़ रहा है खाली स्पेस नसों का, वो भी बुध है। धरती पर जितना भी हरा भरा आप क्षेत्र देखते हो, जितने भी पेड़ है, जितने भी वनस्पति है, जितनी भी चिड़िया है, जितने भी उड़ने वाले जानवर है, पशु है, सॉरी क्षमा करिएगा, पक्षी है, वो सारे के सारे बुध ग्रह से ही संबंधित रखते हैं। तो बुध ग्रह कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हो। अगर शुभ बुध हो तो व्यक्ति शुभ परिणाम, शुभ वचन बोलता है, मीठी वाणी बोलकर काम निकलवा ले सकता है। अगर बुध अशुभ हो तो ऐसा व्यक्ति, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। उसके सारे डिसीजंस, जितने भी वो अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेगा, सारे के सारे उसके जो निर्णय हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। वो किसी के काम के नहीं रहेंगे, उसे नुकसान देने वाले रहेंगे। तो बुध ग्रह इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और हाँ, मंगल जो है वो सेनापति है, और बुध जो है उसे हम राजकुमार कहते हैं। ठीक है, तो राजकुमार आने वाले समय में भविष्य में राजा भी बन सकता है। तो बुध इसीलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम अगले जो हमारा विशेष ग्रह है वो है देवगुरु बृहस्पति। वहां पर गुरु नाम से संबोधित करते हैं। याद रखिए, गुरु दोनों ही है, एक तो ये गुरु है और एक तो शुक्राचार्य गुरु है। ये दोनों भी है ना, गुरु ही है। लेकिन जब कभी आप जन्म कुंडली में गुरु शब्द देखो तो उसे देव गुरु बृहस्पति ही समझना है। तो देवताओं के गुरु है तो वो क्या करेंगे? वो अच्छी शक्तियों को ही लेकर आएंगे। उनका वार अगर हम देखेंगे तो थर्सडे अंग्रेजी में, और हिंदी में गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार भी कहते हैं, कुछ कुछ लोग वीरवार भी कहकर बुलाते हैं। तो इस तरह से देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और नाम ही देख लीजिए, गुरु शब्द दिया हुआ है। यहाँ पर एक दोहा मैं कहना चाहूंगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का महत्व गोविंद अर्थात परमात्मा से भी सर्वोपरि है। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ज्ञान आ गया ना, मतलब आपके शरीर में जो ज्ञान होगा वो कहाँ पर मिलेगा? वो गुरु के पास ही मिलेगा। पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा कि पीपल के पेड़ के नीचे या वट वृक्ष के पेड़ के नीचे गुरु बैठते थे और बच्चों को ज्ञान देते थे। उसका कारण क्या है? खुला वातावरण, खुली जगह।
ऐसा व्यक्ति जो बंद कमरों में होता है, वो अकेले होता है, वो सोच सकता है, मंथन कर सकता है, मंथन के लिए सही है। लेकिन किसी से ज्ञान लेना है तो उसके लिए आपको खुला स्थान चाहिए एकदम से। इसीलिए पुराने समय में खुले स्थानों पर ज्ञान दिया जाता था। आप अगर देखेंगे कि कुछ कुछ पाठशालाएं हैं जो कि छोटे छोटे कमरे होते हैं, वहां के बच्चों की पढ़ाई देख लो आप। वो लोग ज्यादा सीख नहीं सकते। हाँ, खुद से अगर कुछ सीख ले तो वो अलग है, लेकिन जो गुरु सिखा रहे हैं, जो टीचर्स सिखा रहे हैं, वो नहीं सीख पाते। और वहीं पर सीबीएसई जैसे बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े कमरे होते हैं, वहां पर आप देखिए खुला खुला वातावरण, वहां के बच्चे ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा समझते हैं, और भविष्य में उनकी पढ़ाई काम भी आ सकती है। वहीं पर दूसरे जो पाठशालाओं के हैं, वो क्या होंगे? ठीक है, मैं याद रखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बंद कमरे और खुले कमरे, यहां पर किसी बोर्ड से संबंधित नहीं है। सीबीएसई या एसएससी में वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कमरों का निजी फला में देखना होगा। शरीर में हमारे जो बृहस्पति है, वो सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन के रूप में। आप बिना पानी के रह सकते हो, आप सो जाओ तो आपकी बुद्धि रिलैक्स होगी, आपका मन भी रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, सब शांत हो जाएंगे। लेकिन क्या ऑक्सीजन के बिना आप रह पाओगे? अगर ऐसे सोचिए कि 2 से 3 मिनट आपको श्वास रोकना पड़े तो क्या होगा? आप सीधे तो परम धाम चले जाओगे, है ना? तो इसीलिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जिन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें हैं, उनको अगर आप बहुत ज़्यादा खेल कूद में लगा दें, इतना कि जिसमें कि उनको सांस फूले उनकी, और उसके बाद आप उनको, है ना, उसके बाद अगर आप उनको पढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो बच्चे ज़्यादा, है ना, समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, समझने की बात हो रही है यहाँ पर, रट्टा मारने वाली बात नहीं है, बाय हार्ट करने वाली बात नहीं है। चीज़ों को समझकर खुद अपने जीवन में उतारने वाले जो चीज़ है, वो बृहस्पति करवाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान का ही है। जितना भी पूरे समस्त पृथ्वी पर ऑक्सीजन फैला हुआ है, वो सारा बृहस्पति का ही है। देखिए, दूसरे ग्रहों में लोग नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, और हमारी धरती पर ऑक्सीजन है। तो कितने गर्व की बात है कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा हम पर है। चलिए, अब शुक्र ग्रह पर हम बात करेंगे। शुक्र ग्रह वीनस कहा गया है अंग्रेजी में। तो शुक्र ये क्या है? शुक्रवार और फ्राइडे, ये 2 वार है। हमारे शरीर में शुक्र क्या प्रतिनिधित्व करता है? शुक्र प्रतिनिधित्व करता है शुक्र का ही। अब शुक्र मतलब क्या हो गया? अगर आप लड़के हो तो आपके शरीर में संतान उत्पत्ति करने वाला जो वीर्य है, वो शुक्र है। अगर आप लड़की हो तो संतान उत्पत्ति करने में सक्षम होने वाली जो रज है, वो वीर्य है, वो शुक्र है। ठीक है, लड़का लड़की और दोनों में भी अगर शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में कमजोर हो तो क्या होगा? संतान उत्पत्ति करने में वो सक्षम ही नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को IUI, IVF ऐसे बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पर शुक्र उनका पीड़ित हुआ होता है, खराब हुआ होता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि शुक्र अगर खराब है तो उसे अच्छा कर ले, और अगर पहले से ही नहीं है खराब तो आप उसे आने वाले समय में खराब ना करें।
अब खराब कैसे करते हैं? अफेयर्स चलाना, ठीक है, लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इन सब से शुक्र ग्रह खराब हो जाता है। जिनका शुक्र अच्छा होगा वो सुंदर सुंदर वस्त्र पहनेंगे, अपने कपड़ों का बहुत ध्यान रखेंगे, लग्जरीज का ध्यान रखेंगे, और इत्र से एलर्जी नहीं होगी। याद रखिए, कुछ लोगों को इत्र जो सेंट होता है उससे, परफ्यूम से, इत्र से, उनसे एलर्जी होती है, खुशबू उनको जमती नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं शुक्र बाधित है। और जिनको इत्र लगाने का और परफ्यूम सेंट लगाने का, जो खुशबूदार चीज़ों को रखने का शौक होता है, उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। गुलाब के फूल में खुशबू होती है, और वो गुलाब जब कभी कोई लड़का लड़की को देता है तो वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, तो वो भी तो शुक्र ही है, ठीक है। और हाँ, अगर शुक्र खराब हो जाए तो ऐसे समझिए कि आपके शरीर का तेज भी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, अट्रैक्शन में कमी आ जाएगी। चलिए अब चलते हैं अगले ग्रह शनि पर। तो ये जो शनि ग्रह है वो क्या है? शनि ग्रह को सैटर्न कहकर हम बुलाते हैं, और इनका डे है सैटरडे, ठीक है। तो शनिवार और सैटरडे। अब शनि क्या है? हमारे जितनी भी हड्डियां हैं, हड्डियों के जो जोड़ है, सबके सब शनि ग्रह। बहुत सारे लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाती है, कारण शनि ग्रह की खराबी। तो शनि ग्रह को खराब करना नहीं है, उसको अच्छे से रखना है। जितने भी आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखते हो वो सब शनि है, और जिसका शनि खराब होगा उसे अपना खुद का घर, अर्थात जो ओन प्रॉपर्टी है, उसका सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति किराए के घर मकान में रहेंगे। याद रखिए, शनि अगर बने बनाए घरों का प्रतीक है तो मंगल जो है वो खुली जमीन का प्रतीक है। मैंने बोला था ना, भौम पुत्र, भूमि का पुत्र है मंगल ग्रह, तो इसीलिए वो भूमि देता है, लेकिन उसके ऊपर जो मकान बनने की शक्ति है वो शनि की है। क्यों? क्योंकि शनि का काम क्या है? अंधेरा। सूर्य, अंधेरा क्या करता है? सूर्य को, किरणों को रोकता है। तो ये शनि का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। आशा है आप शनि के जो क्वालिटीज है उसको समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले ग्रह पर, वो है राहु। राहु को अंग्रेजी में भी राहु कहते हैं, और राहु का जो डे है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 वार ही है ना, फिर ये राहु को कौन सा वार दिया गया है? तो राहु जो है वो, मैं आपको बता दूं, गुरुवार की जो शाम का समय है, अर्थात गुरुवार के दिन सूर्यास्त का जो समय होता है वो राहु को दिया गया है। तो राहु जो है और केतु जो है, दोनों छाया ग्रह है। मैं आपको इनसे संबंधित कथा तो आपको पता होगा सभी को, कि मोहिनी अवतार भगवान विष्णु ने धारण किया है, और करने के बाद एक राक्षस था, एक दैत्य था, उसके गर्दन को काट दिया है। ये कहानी आप इंटरनेट पे भी देख ले सकते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं। लेकिन वो कौन सा राक्षस था, उसका नाम क्या था? क्या पहले से ही राहु केतु था? नहीं, उसका नाम था स्वरभानु। तो जो स्वरभानु नाम का जो दैत्य था, उसकी जब गर्दन काटी गई तो गर्दन से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे राहु कहते हैं, और गर्दन से नीचे वाला जो हिस्सा है उसे हम केतु कहकर बुलाते हैं। तो राहु और केतु बन गए। तो राहु की क्वालिटीज क्या है? राहु, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी हमें हमारी नसें हैं वो सब राहु है।
जितना भी कनेक्शन है, जितना भी टेक्नोलॉजी है, जो जितना भी इंटरनेट है, जितना भी चालाकी है, सब कुछ राहु है। राहु ऑर्डर लेता है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना आप लोग। सारे 7 ग्रह मिलकर, ये जितने भी 7 ग्रह है, सब मिलकर जो प्लानिंग बनाते हैं, जो योग बनाते हैं, उन सब के ऑर्डर्स को लेने का काम राहु का है। कौन कौन से ऑर्डर्स कैसे कैसे तरीके से लेना है, वो ऑर्डर्स लेता है। और उसको इम्प्लीमेंट करवाता कौन है? उसको इम्प्लीमेंट करवाता है केतु ग्रह। तो केतु ग्रह का जो समय है वो रविवार की सुबह सुबह का समय है, अर्थात सूर्योदय का समय। गुरुवार के सूर्यास्त का समय अगर राहु है, तो रविवार के सूर्योदय का समय केतु का समय है। तो राहु का काम है सारी चीजों को लेना, 7 ग्रह जो भी प्लानिंग बनाते हैं, योग बनाते हैं, उनको ग्रहण करना, और केतु के द्वारा आपके जीवन में इंप्लीमेंट करवाना। तो राहु जहां पर चालाकी है, केतु वहां पर मासूमपन है, अर्थात भोलापन। राहु जहां पर नास्तिक हम कह सकते हैं, तो केतु वहां पर आस्तिकता प्रदान करता है। नास्तिक और आस्तिक का अभिप्राय क्या है? नास्तिक लोग ये बोलते हैं कि भाई दिमाग से काम करो, ठीक है, बंद आंखों से काम करने की जरूरत नहीं है। कोई भी हो, टीचर हो, गुरु हो या भगवान हो, जो भी हो, जो आंखों से दिखता है उसे मानो। केतु ग्रह क्या बोलता है? नहीं नहीं, परमात्मा ही सब कुछ है, ठीक है, उसको किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, वो विश्वास करता है। राहु सबूत मांगता है, तो केतु विश्वास करता है। केतु हमारे शरीर में जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, छुपी हुई, पता नहीं कहां पर, किसने देखा, शरीर के 7 चक्र हम बोलते हैं। सप्त चक्रों का आप पोस्टमार्टम अगर करेंगे किसी का, तो सप्त चक्र कहां पर दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं ना। तो ये राहु की चालाकी है। लेकिन अगर हम ध्यान में बैठेंगे, योग करेंगे, और जो भी हमारे ऋषि मुनि जो भी कहकर गए हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे, तो वो केतु का विश्वास होगा, वो सप्त चक्र अंदर फिर हम पा लेंगे केतु के विश्वास से। तो देखिए कितना बड़ा योग है। देखने के लिए केवल ये 9 ग्रह है, नाम हम ले लेते हैं, लेकिन अभी तो मैं केवल आपको परिचय ही दिया हूं। अभी इसके आगे की कथा और ज्यादा है। अगर मैं बताने लग जाऊं तो एक क्लास में तो पूरा नहीं होगा। तो इसलिए आने वाले क्लासेस में हम फिर जानेंगे। आशा है आप सबको क्लास 1 बहुत अच्छे से पसंद आया है। तो आप आने वाली आगे की क्लास भी ध्यानपूर्वक सुनिए और उनके भी नोट्स निकालिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक दिन में केवल एक क्लास ही सुनिए, और कम से कम 3 से 4 बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझने आएगा, ठीक है ना। तो जल्दबाजी मत करिए सीखने की, सभी चीज़ें धीरे धीरे कर कर सीखें। और यदि आपका कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे नीचे या कहीं पर भी मुझे कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। फीडबैक मेरा जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा, आपके कमेंट्स के हिसाब से या आपके क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। सभी को प्रणाम।